नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम आपके बीच केमिस्ट्री सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपका मिशन 2021 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपका 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। चलिए, बिना समय लिए आपकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सके और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहता है दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का आपका नाम भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण यानी कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है टेबल साल्ट भी नाम है। इसका एक नाम है रॉक साल्ट। सोडियम क्लोराइड NaCl का साधारण नाम यानी कॉमन नाम जो है, आपको कॉमन नाम हो सकता है टेबल साल्ट बोल सकता है, टेबल साल्ट, या इसको हम लोग रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट। तीन नाम इसका पूछ सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन का है कुछ और दोस्तों। क्वेश्चन जो हम लोग का है कि आपका कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका एक पॉजिटिव और एक क्या होता है निगेटिव। जब ऐसा जो कुछ है तो ये आपका 6 फेस में आपको रहता है। तो 6 फेस में रहता है तो इसका आंसर फेस सेंटर्ड होगा। यानी इसका आंसर फर्स्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका फेस सेंटर, यानी आंसर आपका क्या है बी। सोडियम क्लोराइड 6 फेस से घिरा होता है, 6 पॉइंट से घिरा होता है, इसलिए इसका फेस सेंटर आंसर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि घन संरचना के पिंड केंद्रित परमाणु के समन्वय संख्या होती है, यानी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का आ रहा है आपको रहे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका 8 होता है दोस्तों, 8। यानी आपका इसका आंसर क्या है बी। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी पूछे समन्वय संख्या यानी उप सहसंयोजकों की संख्या, तो इसका मानिए 8। समन्वय संख्या कह सकता है या उप सहसंयोजकों की संख्या कह सकता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता है। तो इस फेस बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपको 8 होता है, यानी आंसर इसका क्या है बी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्र क्या है, यानी नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल यानी नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल जो होता है दोस्तों आपका, इसमें कि जब भी कोई नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल पूछे तो क्रिस्टल टाइप्स ऑफ जो 7 होता है दोस्तों, यानी इसका भी आंसर क्या होगा आपका बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ द्वारा बढ़ता है, तापक्रम घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, दाब घटाकर, सतह का क्षेत्रफल घटाकर। भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण मतलब जो आपको जो पेंट करते हैं वो सोच लेता है दीवार, तो उस तरह घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो ये जो है आपका जो अधिशोषण जो डिपेंड करता है आपको तापक्रम घटा कर आपको डिपेंड करता है, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर घटा दीजिएगा तो उसका दर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, किसका अधिशोषण का। यानी ठंडा में जितना आपको पेंट आसानी से धरेगा उतना गर्मी में नहीं धरेगा। यानी आपको पेंट घर पे आप करते हैं तो पेंट घर पे कीजिएगा तो सबसे ठंडा में कीजिएगा ना तो आसानी से उसको बल्क खींच लेगा पेंट को, और गर्मी में करते हैं तो पेंट क्या होगा पिघल जाता है, इसलिए तापक्रम घटा कर अधिशोषण करवाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ए इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा ए। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी इसका आंसर ए होगा 4 का। फिर आपका है अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, तो वेग स्थिरांक जो है आपको वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं या रेट कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट या इसी का एक नाम है रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक का। तो ये रेट कांस्टेंट डिपेंड किस पर करता है, तो ये जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर। ये भी जो है टेम्परेचर पर आपको डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान घट जाएगा, यानी आपको इस तरह से कंडीशन।
अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कि लोहा एक आयरन इज ए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। देखो अगर आपका पारामैग्नेटिक पूछेगा तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डाईमैग्नेटिक पूछेगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब फेरोमैग्नेटिक में आपको हम एक ट्रिक पहले भी बताए थे कि फी कोनी, याद रखिए फी कोनी मतलब यानी आपको लोहा क्या है तो फेरोमैग्नेटिक, यानी आंसर इसका क्या होगा सी। देखिए दोस्तों ऐसे से बहुत सारे ट्रिक्स मेरे पास है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छा कलेक्शन हम तैयार किए हैं नीट जेई के स्पेशल के लिए। जो इस बार आपका जो जेई है वो 4 बार आपको एग्जाम लेंगे, तो चारों जेई के लिए हम आपको 10-10 सेट तैयार किए हैं और 10-10 सेट को हम लोग करेंगे। नीट के लिए भी स्पेशल केमिस्ट्री का सेट मेरे पास तैयार है, उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन इस बोर्ड एक एग्जाम के बात करेंगे। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद हम आप लोग को जेई और नेट के स्पेशल आपको सेट लेकर आएंगे और क्लास भी चलेगा, जिसमें स्पेशल क्लास पर रिवीजन चलेगा, क्रैश कोर्स चलेगा मेरे क्लास, आपको वीडियो पर मेरे चैनल पर आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा दोस्तों। तो मेरे आपको अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। चलिए आपको बिना समय लिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अर्हेनियस का समीकरण, अर्हेनियस क्या है। देखिए अर्हेनियस जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बात किया था कि रिएक्शन के लिए आपका किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अर्हेनियस जो आपने रिएक्शन बनाया है वो बताया था कि के बराबर जो होता है, के बराबर जो होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बटा आर टी होता है। यानी आपको इसका जो ऑप्शन है आपका है, इसका ऑप्शन भी ए है, यानी इसका ऑप्शन ए है। फिर ये मानी के बराबर ए इंटू माइनस ई ए बटा आर टी। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरफ का होता है, यानी बीच आपको RLVP जिसको रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। दूसरा होता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EVBP। और तीसरा आपका होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और चौथा होता है आपका दोस्तों फोर्थ में आपका जो है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ये 4 तरह का आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखना पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी नॉट मतलब क्या, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा आपका ए आंसर क्या है सही, यहाँ पर भी आपका ए आंसर क्या है सही आंसर है दोस्तों, यानी इसका आंसर क होगा। और देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, लेकिन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। हाँ रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता ना, यदि RLVP आता तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, विद्युत अपघटन, अपघटन का है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो बोथ होता है, ए और बी दोनों इसमें होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है और आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी होता है, दोनों होता है। जल में साबुन का कोलाइडल, देखिए जल में जो साबुन का कोलाइडल आपको है दोस्तों, जल में जो होता है वो आपको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। जल में जो होता है ऋण आवेशित होता है यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन वाटर होता है। डिप्रेशन इन फैट्स इन वाटर, यानी इसका आंसर आपका बी होगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं, नेक्स्ट आपका है CHI3 का प्रतिरोध
प्रभाव, ये CH3 यानी CH3 को हम बताए थे। हेलोजन के वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हम आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। तो आपको आयोडोफॉर्म यानी CH3 को आयोडोफॉर्म कहते हैं, और बोलता है कि आयोडोफॉर्म क्या है। आयोडोफॉर्म किसका प्रयोग होता है? आयोडोफॉर्म जो प्रतिरोधक प्रभाव, प्रतिरोधक मतलब एंटीसेप्टिक, मतलब कट छट जाता तो वहां पर हम लोग बोरोप्लस सब लगाते थे, सब क्या है? एंटीसेप्टिक। डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। तो ये एंटीसेप्टिक आपका काम करता है। तो एंटीसेप्टिक करता क्या है? तो फ्री आयोडीन का काम, लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। फ्री आयोडीन मतलब आपको जैसा ही लगाते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों कि पानी जैसा आपको कटे छटे पर लगाते हैं तो देखिएगा कुछ देर के बाद पानी जैसा निकलता है, यानी फ्री आयोडीन निकलता है, जिससे आराम महसूस होता है। यानी ये क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि एंटीसेप्टिक क्रीम में कौन सा उपयोग करता है? तो आयोडोफॉर्म का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 13 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहने का मतलब जो है कि सेकेंडरी कार्बन पर क्लोरीन आपको हैलाइड होना चाहिए, तो सेकेंडरी आपको होता है, तो सेकेंडरी आपको कार्बन पर होना चाहिए, तो सेकेंडरी कार्बन पर जो होगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल जी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका आंसर सही होगा यानी दोस्तों, यानी इसका आंसर डी होगा। आइसोप्रोपाइल क्या कहते हैं? तो CH3 CH और ये CH3, एकरा पर क्या लग जाएगा? क्लोरीन, तो एकरे नाम होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये 2 कार्बन से घिरा हुआ यानी ये सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन से लगे हुए हैलाइड को सेकेंडरी हैलाइड कहते हैं। तो यानी आंसर ये आपका जो होगा डी होगा। फ्यूरॉन CF2Cl2 को बोलते हैं, और इसका एक स्पेशल नाम और भी R22, फ्यूरॉन R22 बोलते हैं, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है। यानी AC आपको प्रतिशीतक के रूप में काम करता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। फिर अगला है एल्काइल हैलाइड एवं अल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्काइल हैलाइड अल्कोहल को बदलने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काम करना होगा, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जुटेगा एक हटेगा। फिर आपका जो है अगर लुकास पर लुकास टेस्ट इज अ डिस्टिंग्विश, लुकास टेस्ट जो है आपको एल्कोहल के लिए होता है। एल्कोहल के जांच के लिए लुकास टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। ये भी आपको अल्कोहल फेनोल और ईथर वाला में हम करवाए थे आपको नेक्स्ट पिछले वाला आपको वीडियो में। फेलिंग परीक्षण किसके लिए आपको धनात्मक होता था? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक? फेलिंग एक टेस्ट है। टेस्ट मतलब क्या? आपका जो आपको जांच किया जाता है। तो फेलिंग किसके लिए प्रशिक्षित यानी जांच के लिए उपयोग होता है? तब फेलिंग एसिटल्डिहाइड के लिए आपको होता है। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेलिंग जो होता है एसिटल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड ग्रुप उसमें रहता है, तभी वो आपको फेलिंग देगा। ऐसे फेलिंग आपको सोल्यूशन टेस्ट आपको देगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें एल्डोल संघनक होता है? तो एल्डोल कहने का मतलब है ना कि जब भी एल्डोल आपको पूछे ना, तो एल्डोल में एक चीज याद रखिए कि एल्डोल में जो है आपको जो है अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना क्या है? जरूरी है। तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एल्डिहाइड में एल्डोल संघनक, तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कौन था? बेंजल्डिहाइड में आपको नहीं होता दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। बेंजल्डिहाइड में नहीं होता दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या होगा? 18 का सी। बेंजल्डिहाइड में आपको कि बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में क्या लगा दीजिए? CHO, तो CHO लगा दिए तो यहां पर से कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ जो आपका है वो आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा दोस्तों। यानी आपको अगला क्वेश्चन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएं कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CxH2O का होल वाई होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है x का वैल्यू मिनिमम और y का वैल्यू 6 होगा, तभी वो आपको जो है जो आपको कार्बोहाइड्रेट होगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जिसको नाम ग्लूकोज है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार के होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपको जनरली 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट, 4 टाइप का आपको मिलेगा। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड इसमें आपका जो आपका वाटर डालेगा तो टूटेगा नहीं। डाइसेक्राइड में 2 मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज टूटेगा। ट्राइसेक्राइड में 3 गो, ओलिगोसेक्राइड में 4 से लेकर 10 गो, और पॉलीसेक्राइड में जितना नंबर ऑफ आपका ग्लूकोज की संख्या ज़्यादा होगा उसी को आपको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज की वलय संरचना में कार्बन कायरल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या भी बताए कि C6H12
O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसमें वलय संरचना में कायरल कार्बन, तो वलय मतलब क्या हुआ आपका, रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहा जाए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर बात किया जाए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपका जो वलय संरचना है उसमें आपको जो होगा वो 4 गो कायरल कार्बन होता है, 4 गो एकदम याद रखिएगा दोस्तों। वलय आपको पूछे या खुली पूछे तो आपको 4 गो उसका होगा। किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण कहते हैं, तो संक्रमण कहा जाता है। तो संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन आपको डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा ना सबको ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी 21 का आंसर क्या होगा, सी। 22 के सोडियम अवर्षण में किस ग्रुप में, तो अवर्षण में ये ग्रुप निकाल, रिलेशन बिटवीन ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, आपको मॉड्यूलर क्लासेस आपको ये आ जाएगा। तो ये आपको सोडियम आवर्त के किस ग्रुप में है, तो फर्स्ट ए। आपको निकालने के भी तरीका बताते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में ही सोडियम मिलेगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्क्वायर प्लेनर होता है। इसके लिए हम विशेष एक वीडियो डालेंगे स्क्वायर प्लेनर के लिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड में आपको किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, वो सभी आपको हम दिखाएंगे। क्योंकि एक वीडियो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, जो कि एक आपको समराइज क्वेश्चन आपको करवाएंगे जिसमें आपको टेट्राहेड्रल शेप उप के बारे में जानकारी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिंपल आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्क्वायर प्लेनर होगा, नहीं इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त कहे तो आराम से जो मिलने वाला, जो हम लोग को मार्केट में उपलब्ध है, तो सोडियम नहीं मिलता है, लोहा मिलता है, जिंक नहीं मिलता है आसानी से, सोना मिलता है। सोना एकदम आसानी से, सोना को आपको कोई प्यूरिफिकेशन नहीं, डायरेक्ट आपको मिलता है प्रकृति में। लोहा को प्यूरिफाई किया जाता है, लोहा आपको मिलता है ओर के रूप में, इसलिए डायरेक्ट मिलने वाला कौन है, सोना। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था कहे, फ्री स्टेट कहे, आसानी से मिलने वाला प्रकृति में कहे तो क्या मानिएगा, गोल्ड। सोना, चांदी, ये प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व। अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है। भूमिज मतलब इसको कहना अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे ग्रुप के होता है। अपराजी, ये सब क्या है, भूमिज यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बापराजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर, बापराजी, ये सब जो है आपको है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी क्षारीय भूमिज तन है, यानी पृथ्वी के अंदर मिलता है, अर्थ मिलता है। तो यानी इसका आंसर जो होगा आपका दोस्तों बी। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापमान पर द्रव होता है, तब पारा। दोस्तों इसको एकदम याद रखिएगा, धातु में पूछेगा तब पारा, और अधातु में पूछेगा तब ब्रोमीन। एकदम याद रखिएगा, धातु में पूछेगा तब पारा और अधातु में पूछेगा तो ब्रोमीन, लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसका देखो आईपीएक नेम क्या होगा, तो देखिए ये जो है आपका है, इसका आईपीएक नेम की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है आपका 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन 1 2 डाईऑल, इथेन 1 2 डाईऑल, ये आपका आंसर होगा 27 का, इथेन 1 2 डाईऑल। तो इथेन 1 2 डाईऑल कौन है आंसर आपका, तो इथेन 1 2 डाईऑल आपका क्या है, बी आंसर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, ई आपका यहाँ पर से रिप्लेस होगा, बाकी इथेन 1 2 डाईऑल हो जाएगा। प्रतिरक्षसॉल क्या होता है, प्रोटेक्टिक सॉल क्या होता है, तो लायोफिलिक जो होता है उसको प्रोटेक्टिक सॉल कहते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, ए। 28 का आंसर क्या होगा, ए। बाकी देखिए आपको इसी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया होगा, सभी का आपका ऑप्शन भी दिया हुआ होगा, अगर गलती होगा तो चेक कर लीजिएगा ऊपर से क्या था और नहीं था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसको शेयर कीजिए। बाकी अगले वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।